हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर हम नए लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में बेटा? मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम है किसी भी बॉडी के द्वारा जो मोशन पोजेस्ड किया जाएगा, यानी किसी बॉडी की जो मोशन पोजेस्ड किया जा रहा है किसी बॉडी के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। मान लीजिए कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो वो कितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी पोजेस कर रही है जब वो बॉडी मूविंग कंडीशन में है, ठीक है? तो उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम को और क्या बोल सकते हैं बेटा आप? मोमेंटम को आप बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is called momentum. Momentum, other definition is the momentum total quantity of motion possessed by a moving body. क्लियर? तो मोमेंटम आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? सिंपल सी बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं P से। क्लियर? इसे हम P से डिनोट करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका क्या होगी बेटा? डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, मैग्नीट्यूड भी पता कर लेंगे। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन वही होगी जिधर बॉडी मोशन करेगी। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी इधर मोशन कर रही है तो इधर ही इसका मतलब इसी साइड क्या होगा बेटा? इसका डायरेक्शन होगा। यानी मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? जिधर बॉडी क्या कर रही है बेटा? मोशन कर रही है। क्लियर? यानी जिधर बॉडी मूविंग कंडीशन में है, यानी जिधर मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोमेंटम होगा। यही बताता है। मान लीजिए जैसे मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट के बारे में, तो एसआई यूनिट सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो P इक्वल मैंने बोला मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? ये मास इंटू वेलोसिटी आ गई आपके पास। एंड P इक्वल आप लिख सकते हैं mv। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी काम आएगा ये कि P इक्वल क्या हो गया? mv। ठीक है? ये जो मोमेंटम आप पढ़ रहे हैं बेटा, ये जरूरी नहीं है कि आपकी 11th में ही काम में आएगा। 12th के भी कई चैप्टर्स में आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है? जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ, अगर मोमेंटम का ही देखोगे तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है? मोमेंटम जो है वो मिल जाएगा आपको फर्स्ट चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी कई जगह काम में ले लिया जाएगा। ठीक है? अदर चैप्टर्स भी हैं बहुत सारे जिनके अंदर मोमेंटम काम में लिया जाएगा। ठीक है? तो मोमेंटम को ध्यान से आप पढ़ लें कि मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम मैंने आपको बताया कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी। क्लियर? और अदर डेफिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल mv। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? मास की SI यूनिट क्या होती है बेटा? kg। और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर मैं इसकी CGS यूनिट की बात करता हूं तो CGS यूनिट इसकी हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 t की पावर -1। क्यों? क्योंकि kg m1 जो लेंथ है मीटर, L1 सेकेंड -1। क्लियर? ये आपके पास आ गई इसकी प्रॉपर्टीज़ जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे CGS यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई, SI यूनिट हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर? ये हमारे पास आ गई मोमेंटम के बारे में।
डिटेल्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके कई केसेस भी हैं, उन केसेस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस है इसका जो फर्स्ट केस है वो क्या है बेटा, केस फर्स्ट, इफ m इज कांस्टेंट, अगर मान लीजिए बेटा मास को कांस्टेंट कर दिया जाए किसी बॉडी की, तो उसके मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें फ़र्क ये पड़ेगा कि p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम करोगे तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा। क्लियर। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इधर आपने p लिया, इधर v ले लिया, तो ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, यानी p प्रोपोर्शनल v। अगर आप v में इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी में इंक्रीज करते हैं, तो मोमेंटम भी उसका क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है इसका बेटा, इफ v इज कांस्टेंट, अगर मैंने v को कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी देख लीजिए। अगर मैंने v कांस्टेंट किया है तो p प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा m के। अगर आप m मास बढ़ाते हैं तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप क्या करते हैं, मास डिक्रीज करते हैं, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा, इधर p लिया, इधर m लिया, ये आपके पास p प्रोपोर्शनल m का ग्राफ आ गया। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया सेकंड केस। अगर इसके थर्ड केस की हम बात करते हैं तो इसका थर्ड केस क्या देता है बेटा, देखो थर्ड केस क्या है आपके पास इसका, इसके थर्ड केस में हम बात करेंगे, केस थर्ड, इफ p इज कांस्टेंट। अगर मैंने क्या किया बेटा, p को ही कांस्टेंट कर दिया, यानी मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट इक्वल mv। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। अगर मैं मास बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी का मास आप बढ़ाते हो तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मास डिक्रीज करते हो तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। इधर v ले लिया आपने और इधर आपने m ले लिया, v और ये। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है। क्लियर। ये थ्री केसेस हो गए मोमेंटम की। तो ये बात तो हो गई हमारे पास मोमेंटम की। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द the rate of change of momentum of the system is directly proportional to the applied force of the system। यानी अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो उसके अंदर जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा dp/dt। ये तो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। क्लियर। तो ये बात हो गई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जो भी पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, जो कि होगा आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।